हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें देश के प्रभावशाली लोगों के कुछ लेटर्स को देखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे लेकर के जाएंगे। शुरुआती दौर में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की एक चिट्ठी देखी थी जो जीएसटी के संदर्भ में थी। उसके बाद हमने कुछ और पत्रावली देखी जो गांधी जी से संबंधित थी और वर्तमान में हम आज देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वो व्यक्तित्व जिनसे शायद ही देश का कोई व्यक्ति नफरत करता हो। एक ऐसा व्यक्तित्व होना जिनसे हर व्यक्ति प्रेम करता हो, प्रेरणा लेता हो और अपने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश करता हो। ऐसी चीजों को लेकर के चलने का सिर्फ एक कारण है, धीरे धीरे हम लोग साइंटिस्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, उन लोगों की तरफ बढ़ेंगे जिन लोगों ने देश में ऐसे काम किए जिनकी प्रभावशालिता इतनी ज़्यादा थी कि जिससे हम लगातार कुछ नया सीख सकते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है ये एक पैराशूट की तरह है। ये तभी प्रॉपर काम करेगा जब ये खुला हुआ होगा। केवल किताबों से ज्ञान ले लेने से हम सब कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है, सिलेबस तो हमें कवर करना ही है, सिलेबस के साथ अन्य चीज़ों को भी लेकर के चलने की ज़रूरत है। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इनके कुछ हम कोटेशंस देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग किस तरह से सोचते थे। जब भी ये लोग अपने थॉट्स देते हैं, पर्सपेक्टिव्स देते हैं, उससे हमें मदद मिलती है कि कुछ हम नया सीख सकें, समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश कर सकें। क्योंकि हम जिस एज में हैं उसे इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। यहाँ चारों तरफ सूचनाएं बिखरी पड़ी हैं। आपको ये नहीं पता कि कौन सी वाली सूचना सही है, कौन सी गलत है। कई बार आप ऐसी सूचना भी उठा लेते हैं जिस सूचना का आपके संदर्भ में कोई लेना देना ही नहीं होता है और आप उस संदर्भ में भी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ अनर्गल बातें सोचने लगते हैं। ये हम सबके साथ होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने ही है, मोबाइल में अगर गेम डाउनलोड किया और आप खेलने लगे तो आपका समय चला गया। आपने कहीं रील देखने लगे, आपका समय चला गया। तो जितनी भी चीजें हैं जो भी बिखरी हुई हैं उसमें सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आधी से ज्यादा गलत है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भी वही हाल है कि वहां से लोग जो भी शिक्षित हो रहे हैं वहां से जिस तरह की न्यूज है वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर पता चला किसी ने अपने क्लिकबेट्स के लिए कुछ भी डाल दिया और आप उन चीजों में खोए हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। इंफॉर्मेशन एज आने के बाद आपके पास पॉजिटिव डिमेंशन और नेगेटिव डिमेंशन दोनों हो गया है। सोसाइटी चाहती है कि आपको नेगेटिव डायमेंशन में डाले। कलाम साहब ने भी यही बात बोली थी कि जब भी आप कुछ करना चाहेंगे लोग आपको रोकेंगे, वो आपका पांव पकड़ के आपको पीछे को खींचेंगे, वो लगातार आपको परेशान करेंगे, वो कुछ भी नया होते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ भी इनोवेटिव करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ भी नया सोचेंगे, आप किसी अलग डायरेक्शन में कुछ करेंगे तो लोग आपको लगातार पीछे खींचने का काम करेंगे। उनका प्रयास होगा कि ऐसा ना हो पाए। तो ये परिस्थिति हर जगह आपको देखने को मिलेगी। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज। जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, जो भी व्यक्ति शीर्ष पर बैठे हैं, आप जब भी उनको देखते हैं तो आपके मन में आता है कि उनका जीवन कितना अच्छा है, या आप उनकी तरफ उस भाव से देखते हैं कि जैसे उनके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? यू विल ओनली गेट अ मैसेज, रीड फेलियर स्टोरीज। क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं वो जिस मंच पर जाकर के, जिस ऊंचाई पर जाकर के वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो उनके जीवन के अनुभव हैं और आप उन अनुभवों से सीधे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पर वास्तविकता में एक व्यक्ति के बनने का जो विकास क्रम है, जो भी उस व्यक्ति की उम्र है, उस व्यक्ति, जैसे लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों का सम्मान करिए क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा होता है।
तो वो अनुभव कहाँ से आया? उन्होंने अपनी उम्र के साथ, व्यवहार के साथ, जीवन की परिस्थितियों के साथ सीखा होता है, और वो अनुभव जो उनके पास है वो किताबों में भी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान की तरफ देख रहे हैं तो उसकी सक्सेस से मत प्रभावित होइए, आप ये देखिए कि वो किन रास्तों से होकर के यहाँ तक आए हैं। आप उनसे डिस्कस करिए कि उनकी लाइफ के फेलियर्स क्या थे, उन्होंने कैसे उसे ओवरकम किया, उनकी लाइफ के चैलेंजेस क्या थे, जब लोग उनका पांव पकड़ के पीछे खींच रहे थे तो वो कैसे उन चीजों से निपटे। क्योंकि अभी छोटी क्लास में 9th-10th में बहुत इजी है चीजों को केवल पढ़ाई तक रखना या एक छोटी दुनिया में खोए रहना। जैसे जैसे समाज में आप ऊपर को जाएंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हालात और परिस्थितियां बदलेंगे, तब जीवन की वास्तविकता से कहीं ना कहीं सामना होना शुरू होगा। तो इसीलिए जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उसकी सफलता से प्रभावित ना हो, उसके पीछे उसके जीवन की असफलता की चर्चा उससे करें, तब आपको चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, और आपको तब समझ में आएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत है। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। हम उस दौर में हैं जहां हम सबकी उंगली सिर्फ दूसरे की तरफ होती है। हम भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां ये जो हैं ये हमारी तरफ ही इशारा कर रही हैं, और हम हमेशा दूसरों की गलतियों की ही चर्चा करते रहते हैं। जब हम दूसरे की गलतियों की चर्चा कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी गलतियां करते हैं। जब भी हम समाज में चीजों को ऐसे देखें कि हम भी गलत थे कभी, सामने वाला भी कुछ हद तक गलत है, तो फिर हमारे अंदर वो भाव होगा कि हाँ ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं जीवन में। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हम तो 100% सही हैं, हम तो गलत ही नहीं है, हम ही सही हैं, तब फिर हम सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करने पर उतर आते हैं। खैर, ये एक पर्सपेक्टिव है। कहने का मतलब है कि जब भी आपको अपने जीवन में सीखना है तो आप अपनी गलतियों को देखें, और जो भी गलती आपसे हुई है, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके सिलेबस कवर करने में हो, या किसी भी चीज में हो, उस गलती को सबसे पहले कोशिश करें कि उस गलती से बाहर आएं, उससे अपनी सीख लें, और ये देखें कि क्या रीजंस रहे कि आपको उसकी वजह से फेलियर फेस करना पड़ा। चाहे समय पर सिलेबस तैयार करना हो, या अपना कोई प्रोग्राम तैयार करना हो, या कोई प्रेजेंटेशन हो, हर एक चीज में आपको नोटिस करना पड़ेगा कि फेलियर कहाँ पर आया। इवन अगर दो लोगों के बीच कॉन्वर्जेशन भी है, वो कॉन्वर्जेशन भी फेल हो रहा है, तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि उस फेलियर का रीजन कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही सेल्फ ट्रिगर पॉइंट हैं और कोई थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर कर रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि सोसाइटल वे में आपको ट्रिगर किया जा रहा है और आप उस चीज की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लाइफ में जब आप कंफ्यूजन की बात करते हैं तो लोग चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आपकी तरफ फेंकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं, और कितना प्रेसाइज आपको जाना है। तो जब आपको ये पता होगा तो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होंगे, और जब ये आपको नहीं पता होगा तो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन होंगे। अगेन, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। आप सपने लगातार देखते रहिए, क्योंकि जब भी आप सपने देखेंगे तो लोग आपको सपना देखने से मना करेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि सपना देखना भी बुरी बात होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कर लें जिसकी वजह से आप उन लोगों से आगे निकल जाएं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लगातार अपने सपने देखते रहिए, उस सपनों के अनुसार कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन को डिजाइन कर पाएं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, जो भी आपने सपना देखा है उसको इस तरह से डिजाइन करें कि आप वहां तक सही समय पर पहुंच पाएं और उन चीजों को पूरा कर पाएं जिस वे में आपने कुछ भी सोचा है। आप किसी भी चीज को क्रिएट तभी कर सकते हैं जब उसका एक आइडिया आपके ब्रेन में होगा। अगर आइडिया ही आपके ब्रेन में नहीं है तो आप कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते। पहले किसी के मन में आइडिया ही आया होगा कि एरोप्लेन हम बना सकते हैं, और जब उसके मन में ये आइडिया आया तभी फिर उसने आगे जाकर के ये सोचा कि फिर मैं उसका कैसे डिजाइन बनाऊंगा, कैसे इंजन बन सकता है। फिर लगातार प्रयोग हुए होंगे, नवोन्मेष हुआ होगा, लगातार इनोवेशन हुआ होगा, स्ट्रेटेजी चेंज हुई होगी कि कब
इंजन सही से काम करेंगे, कब इंजन फेल हो सकते हैं, कब कैसी परिस्थिति हो सकती है। तो जब इन सारी चीज़ों पर लगातार काम किया गया होगा तब जाकर के किसी स्थिति पे लोग पहुंच पाते हैं। तो जब भी आप सपना देखें, कोशिश करें कि उसे पूरा करने के लिए जो भी रास्ते हैं उन प्रॉपर रास्तों को ऑप्ट करिए। लोगों की बात मत सुनिए। जैसे ही आप कुछ नया करने जाएंगे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अपोज करेंगे, डराएंगे। जब आप कोई फैसला लेंगे तो बहुत शोर आपको सुनने को मिलेगा कि ये फैसला गलत है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके उस फैसले को खराब करने के लिए भी लगातार जतन करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, उस अपने फैसले पर काम करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। और फिर जब आप अपने उस सपने को सफल कर लेंगे तो वही लोग जो आपको टांग खींच रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, वो अब ताली बजाएंगे। जो आलोचना और विवेचना का दौर है ये चलता रहता है। और जिस दिन फिर वो ताली बजाएंगे तो फिर वो कहेंगे कि हम तो जानते थे कि तुम ये कर लोगे। तो ये सोसाइटी ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड है। आप अपने ड्रीम को देखिए, उसे फुलफिल करने की तरफ आगे जाइए। ये चीज मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने बताई थी जब मैं स्कूल में था। अपने आज को सेक्रीफाइस करिए ताकि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो एक बेहतर जीवन जी सके। जब हम इसकी बात करते हैं, कलाम साहब ने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति समाज से निकल कर के आगे आता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तो बहुत से लोग उसका पांव पकड़ के खींचते हैं। समाज में रिफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत से लोगों को पता है कि यहाँ पर कमियां हैं लेकिन वो सुधारना नहीं चाहते। बहुत से लोगों को पता है कि ये चीज नहीं हो सकती लेकिन वो उस डायरेक्शन में भेजेंगे। वो एक गलत दिशा में चीजों को आगे प्रोसीड करने का काम करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम इसके सामर्थ्य का नहीं है। अब 40 किलो के आदमी से आप उम्मीद करेंगे कि वो 100 किलो का सामान उठा लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक वही स्थिति होती है कि हर व्यक्ति अपने एक काम के लिए बना हुआ है, उसका अपना एक स्वधर्म है। जैसे मैं शिक्षक हूं तो मैं इस काम के लिए बना हूं, ये मुझे पता है क्योंकि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में है। अब मैं अगर किसी और प्रोफेशन में जाऊंगा तो मेरे सक्सेस होने की कोई चांस नहीं। कोई मुझे बाई फोर्स बाई प्रेशर अगर भेज भी देगा कि मैं दूसरे प्रोफेशन में चला जाऊं तो मैं वहां सफल नहीं हो सकता। तो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है और आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। लोग सोसाइटी में स्पेस नहीं क्रिएट करते। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आगे का स्पेस ब्लॉक कर देंगे। वो स्पेस इसलिए ब्लॉक किया जाता है कि उन्हें डर होता है कि कहीं ये व्यक्ति आगे ना आ जाए। वो ये नहीं सोचते कि एक सीमित समय के लिए ही इस पृथ्वी पर रहने का हमें मौका मिला है। अब हम चाहे पर्यावरण का संरक्षण कर लें या उसे बर्बाद कर दें, हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर लें। हम लोग लगातार ज्योग्राफी में रिसोर्सेस पढ़ते आ रहे हैं, तो या तो हम रिसोर्स पढ़ लें और उस हिसाब से रिसोर्स को बचा लें या पूरी तरह बर्बाद कर दें। तो जो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह के थॉट प्रोसेस से आया है। तो वही बात कलाम साहब कह रहे हैं कि हमें ये सोचना होगा कि जब हम इस धरती को छोड़कर जाएं तो हम एक कैसा कल बना रहे हैं, हम एक कैसा समाज बना रहे हैं। क्या हम कुछ बेहतर बना रहे हैं या उससे हम कुछ खराब करके जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाए। ड्रीम्स आर नॉट जस्ट इल्यूजन्स। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सपनों की बात आती है, जब भी आप कोई सपना देखेंगे, लोग अक्सर कहेंगे कि तुमने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखा है। लोग यहाँ कई बार आपकी पिता की हैसियत से भी तय करने का प्रयास करेंगे कि अरे तुम तो चपरासी के बेटे हो, तुम्हें इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम तो किसी काम करने वाले के बच्चे हो, तुम तो किसी सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम समाज में इतनी ऊपर चीजें देखो। कभी मत सुनिएगा ऐसी बातें। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ही नहीं कि हमारे यहाँ दार्शनिक ज्यादा से ज्यादा निकलें, चिंतक निकलें, विचारक निकलें, इसरो के साइंटिस्ट निकलें। आईआईटियंस भी हैं तो वो जाकर नए इनोवेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ ये बता रहा है कि आपको जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना है। पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही डिजाइन है तो लोग उसी सेट पैटर्न पे आगे बढ़ते चले जाते हैं।
जब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इनोवेशन बेस्ड हो जाएगा, तो जो हमारे जो सारे ड्रीम्स हैं वो इनोवेशन बेस्ड हो जाएंगे। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो या फिर खादी का कपड़ा हो, तो एक लंबा समय लगा कि हम किसी टेक्नोलॉजी को बाहर से क्यों इंपोर्ट करें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मिसाइल हो, फिर चाहे वो रॉकेट हो। हर एक चीज बनाई जा सकती है। ऐसा क्या है कि हमारे देश में होने वाले साइंटिस्ट नहीं बना सकते। हम बाहर से जब इंपोर्ट करते हैं तो उतना पैसा हम डॉलर्स में खर्च करते हैं, मिलियन और बिलियन डॉलर्स में खर्च हमारा होता है। तो वो पैसा अगर देश में है तो वो देश के विकास के काम आएगा। लेकिन वो तभी है जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में वैसे बच्चे तैयार करेंगे कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने। हमारा वैल्यू सिस्टम वैसा होगा कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे। अभी भी बहुत से अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुपात होता है कि उस तरह सोचने का तरीका, और फिर उसी हिसाब से अलग अलग फील्ड में जाएं, जो साइंटिस्ट हों, फिलोसफी हो, अलग अलग फील्ड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से लेके साइंस तक की। वो तभी पॉसिबल है जब बच्चे सपने देखना शुरू करेंगे। और जब भी हमारे यहाँ कोई सपना देखता है तो अगल बगल के लोग उसे आकर के दबा देते हैं, या उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसकी हंसी बनाते हैं। उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये इल्यूजन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो आपके भविष्य के लिए बना हुआ है। तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको सोचना होगा। और आप जब लगातार अपने इस थॉट को डिसिप्लिन और एफर्ट के साथ चेंज करते रहेंगे तो ये अल्टीमेटली एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन वे के साथ एफर्ट करना होगा, और जो भी अचीवमेंट है वो कभी ना कभी एक स्मॉल आइडिया से ही शुरू होती है और फिर धीरे धीरे होकर के वो एक बड़े रूप में आ जाती है। हम में से हर व्यक्ति फेलियर से डरता है। हम एग्जाम में ना फेल हो जाएं, हम कहीं किसी को अप्रोच करें तो हम रिजेक्ट ना हो जाएं, हम कभी किसी से बात करने जाएं तो पता नहीं वो हमसे कैसे बात करेंगे। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये रहा, मेरा थ्रू आउट द लाइफ, कि आपसे कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति है, एक रेस्पेक्टफुल मैनर में आपको अप्रोच करना चाहिए। हम लोग जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो हमने अपना ज़्यादा समय प्रोफेसर्स के साथ बिताया। हम प्रोफेसर की तरफ ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ से हमें नॉलेज गेन होगा, जो चीज़ें हैं हमें पता हो जाएगी। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सोसाइटी में मौजूद हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के। वो मेल हो या फीमेल हो, सबके पास एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ के, अपने सक्सेस के, अपने फेलियर के, और सारी चीज़ों के। जैसा कि हमने पहले कहा कि सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस से नहीं प्रभावित होना है, उनके फेलियर्स को समझना है, उनके पेन को देखना है, उनकी लाइफ के जो बैक साइड है जहाँ वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करते हैं, बिट्रेयल फेस करते हैं, पेन देखते हैं, उसको समझने की थोड़ा ज़रूरत है। तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आपकी लाइफ में फेलियर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कभी ना कभी असफल हुए हैं, और असफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे दिया है, असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से उस चीज में पीछे रह गए हैं। आप एक प्रोसेस का हिस्सा हुए हैं। अगर आप एक एग्जाम को भी, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसमें फेल होते हैं, तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन के काफी आगे आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब भी बात होती है फेलियर की तो वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है, वो एक हिस्सा है जो बताता है कि हम जर्नी में आ तो गए हैं, लेकिन हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। और अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है अपनी हर एक मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने की, हर एक मिस्टेक को रिमूव करने की, और फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे जाने की। तो हमें चैलेंजेस ध्यान देने होंगे। सबसे लास्ट में ये वो लेटर है, जब 2002 में प्रेसिडेंट बने कलाम साहब, तो उन्होंने सबसे पहले अपने टीचर को एक लेटर लिखा, और उन्होंने उस लेटर में यही चीज मेंशन की कि एक जो सोचने का तरीका था, हम उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। सोचने की बात है कि जब एक सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति अपने शिक्षकों को लिखते हैं, या गुरु को लिखते हैं, या कोच को लिखते हैं, क्योंकि वो उस
यात्रा तक जा पाए, उस जगह तक पहुंच पाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि उन्हें अच्छे शिक्षकों ने शिक्षित किया, अच्छे कोच से सीखने को मिला। चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो डांसर्स हों, चाहे वो परफॉर्मर हों, म्यूजिशियंस हों, सबके पास जब कोई अच्छा कोच होता है तभी वो आगे जा पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है, लेकिन लाइफ की जो बेसिक एजुकेशन है, अगर उस बेसिक एजुकेशन को हम विजडम बेस्ड कर दें, लोगों के पास विवेक आधारित बुद्धि हो, तो जब विवेक से फैसला लिया जाएगा, फिर वो चाहे कोई पुलिस का व्यक्ति हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे वो कोई न्यायाधीश हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या फिर वो कोई क्रिकेटर हो, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति। अभी जो चीज हमने कहा कि हम हमेशा दूसरे की मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं, अगर हम सहिष्णुता के साथ जीना सीख लें, हम जीवन में आगे बढ़ना सीख लें, सिर्फ अपनी कमियों को ही नहीं भूलना है, दूसरे की कमियों को भी नजरअंदाज करना सीख लें, दूसरों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। गांधी जी ने जो तलिस्मान दिया था वो यही था ना, कि जब भी आप कोई कार्य करें तो आप ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूं, क्या समाज के उस आखिरी वंचित वर्ग तक बैठे हुए व्यक्ति तक उसका कोई लाभ जाएगा या नहीं जाएगा, या सिर्फ ये काम मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। कि जब भी आप कुछ करें उसमें एक सोसाइटल वेलबींग का एस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास है वो यही है कि आप एक नए तरीके से चीज़ों को देखें, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझें, चीज़ों को इनोवेट करें, और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसे ऑब्जर्व करके बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड द इमेजिनेशन कुछ नया सोचने की कोशिश करें। बुक्स में जो चीजें लिखी हैं वो एक सीमित दायरे में आपको एक एग्जाम के लिए बेहतर व्यक्ति बनाती है, आप उसे क्वालिफाई करके आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके आगे, जब बुक्स के भी आगे जाकर के आप सोचेंगे, अपने माइंड को डेवलप करेंगे, नई चीजों को समझेंगे, आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई चीज बता दूं कि ये आपके लिए सही है या ये गलत है। आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपने विवेक से आप सोच पाएं कि मेरे लिए क्या ज्यादा सही है, मेरे लिए क्या करना ज्यादा गलत है। जब आप इस ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर चीजें अपने आप परिवर्तित होने लगती हैं। इन्होंने यही बात कही थी कि मेरे जो फाउंडेशन को तैयार करने का काम मेरे टीचर्स ने किया, साथ ही उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस देने का काम किया। आज हम उस समाज में हैं जहां अभी वही बात थी कि जैसे ही आप ड्रीम्स देखेंगे लोग आपका पांव खींचेंगे। हम आज सोसाइटी में कॉन्फिडेंस नहीं देते, हम कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करते हैं। कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसे रोक दें, कोई कॉन्फिडेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दें, किसी की पर्सनल लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं तो उन्हें हम खराब कर दें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको स्कूल लाइफ तक, स्कूल लाइफ तो बहुत हल्की होती है क्योंकि यहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, सारी चीजें हैं, हंसते खेलते चीजें कट जाएंगी। लेकिन वही बात है ना कि कहते हैं कि परीक्षा का तो अपना पाठ्यक्रम होता है जब भी वो एक स्कूली दायरे में होती है, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेती है तो लोगों के होश उड़ते हैं, क्योंकि जीवन का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में विवेक है, सामर्थ्य है, आप सक्षम हैं, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके आसपास गलत करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, गलत चीज़ों को सही भी बताएंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव्स को अपने ढंग से घुमाएंगे, तो चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आप अपने फर्म डिटर्मिनेशन के साथ और ये हिम्मत रखेंगे कि कोई चीज़ ना मिले तो फिर उसे छोड़ देना है, पीछे नहीं भागना है, कोई चीज़ ना मिले उसे परमानेंट हटा देना है, जिस दिन आपके अंदर विवेक के साथ साथ त्याग करने की क्षमता आ गई, उस दिन आप जीवन में ऊपर उठ जाएंगे। अगर आपने कोई एक चीज ट्राई की, वो आपकी लाइफ में नहीं हो रही, तो उस एस्पेक्ट को ही पूरी तरह फोल्ड करके आप बाहर कर दीजिए, तो वहां से वो चीज ही खत्म हो गई। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, आज के जो नए बच्चे हैं वो रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हैं कि रिलेशनशिप सही होगा नहीं होगा, हम इसके साथ हैं कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा। क्योंकि इस समय क्या है कि बॉन्डिंग की बात करें हम, रिलेशनशिप हमेशा अपोजिट जेंडर में नहीं होता। आपके अच्छे दोस्त होंगे जिसे आप ब्रदरहुड कहते हैं, भाई होंगे, यार होंगे, कुछ लड़कियां होंगी उनके अपने ग्रुप होंगे, 10th के बाद स्ट्रीम बटेगी, आप अलग होंगे, 12th के बाद स्कूल बटेंगे, आप कॉलेजेस के नाम पे अलग अलग जगह चले जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं चाहे वो रतन टाटा जैसे लोग हों या हम एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे लोगों की बात करते हैं, ये लोग थ्रू आउट द लाइफ सिंगल थे,
क्योंकि ये वन पॉइंटेड एनर्जी लेकर के चल रहे थे, इनको पता थी चीजें। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में इनको कोई मिलेगा नहीं, और वो भी तब जब आप प्रेसिडेंट हो देश के, राष्ट्र के प्रथम नागरिक। तो जरूरी नहीं है कि जीवन के हर हिस्से को संभालना है। जो चीजें छूट जाएं उन्हें छोड़ते हुए आगे निकलते हुए चले जाना है। और ये भी एक कला है, त्याग करना एक कला इसलिए है क्योंकि 10th के बाद भी आपके फ्रेंड थोड़ा अलग होंगे। आप एक स्कूल में रहेंगे, लंच में मिलेंगे, आप छुट्टी के बाद मिलेंगे, और जब आप 12th के बाद आगे जाएंगे तो जब आप देश के अलग अलग कॉलेजेस में डिवाइड होंगे, भले फोन की फैसिलिटी है लेकिन समय के साथ चीजें डाइवर्ट होंगी। तो रिलेशनशिप भी एक एस्पेक्ट है, पैसा भी एक एस्पेक्ट है, सही जगह से पैसा कमाना और जब गलत हो तो छोड़ देना। त्याग सिर्फ उतना ही नहीं है, जब किसी को क्षमा करने की बात हो तब भी आप में सहनशीलता होनी चाहिए, आप में क्षमाशीलता होनी चाहिए। किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको पता है, लेकिन फिर आपको दोबारा उससे बात करने की जरूरत नहीं। आपने अपना रास्ता अलग कर लिया क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ने गलत किया। आप उससे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे तो वो अपनी बातों को घुमाता चला जाएगा कि यहाँ से ऐसे हुआ था, ऐसे से ऐसे हुआ था, वैसे से वैसा हुआ था। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो मूल्य हैं, वो जीवन के हर हिस्से में काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, मनी के एस्पेक्ट में भी काम आएंगे। वो आपको तब भी काम आएंगे जब आपको पता होगा कि सामने वाले के साथ मैं विलिंगली गलत कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए कि नहीं। तब आपका विवेक काम आएगा, विजडम काम आएगा कि आपको किसी के साथ गलत करना है या नहीं करना। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास ये सिचुएशन है, जब हम एथिक्स के कुछ हिस्से पढ़ेंगे तो वहां भी पता चलेगा कि जब आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, कि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ पाए। मैं नहीं कह रहा, पैसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप थोड़ा बियर कर पाते हैं कि नहीं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इतने अच्छे बन जाइए कि अपना जीवन ही उठा करके किसी को दान कर दीजिए। जीवन दान करने की चीज नहीं है, आपको अपना जीवन मिला है, आपको अपना पूरा जीवन जीना है, और अपने जो भी बेहतर आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था जुगाड़ नहीं है जो हम यहाँ से कुछ लेके जाएं। वही चीज मैंने बताया था कि बस हमें ये सोचना है कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या बना सकते हैं। अगर मिसाइल मैन ने इतना समय लगाया तो वो मिसाइल अपने घर के लिए नहीं बना रहे थे, वो इस राष्ट्र के लिए बना रहे थे, वो इस देश के लिए बना रहे थे। हम में से अधिकांश लोग इसी चीज के पीछे पड़े हैं कि हम अपनी निजी जरूरत कैसे पूरी कर लें। उनका लाइफ का एजेंडा, अभी जो चीज मैंने समझाया कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, उसे खींचने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा बस इतना है कि मेरी पर्सनल जरूरतें पूरी हो जाएं, इन टर्म्स ऑफ किसी भी नाम पे, चाहे वो इमोशन का नाम लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, मेरी जरूरत किसी माध्यम से पूरी हो जाए। हर घर में जो चाचा दादा की लड़ाइयां हैं, जमीन की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, ये किस चीज को लेकर के है। अगर जब हम लड़ाई की भी बात करते हैं तो लड़ाई अगर किसी बड़े मोटिव के लिए हो रही है तब तो समझ में आता है कि किसी लड़ाई का कोई अर्थ है। हम वॉर का सेक्शन पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे कि वॉर की स्ट्रेटेजीज क्या है, हो ची मिना ने क्या कहा, चे गुवेरा ने क्या कहा, माओ से तुंग की क्या, वो उधर भी हम जाएंगे। धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को, हर एक दृष्टिकोण को अलग अलग ढंग से देख के समझें, साइंटिस्ट को भी समझें, हर एक चीज को देखेंगे। लेकिन जब बात होती है कि आप अपने निजी हित के लिए लड़ रहे हैं और आप उसे ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आप किसी सुप्रीम रीजन के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये समझने की बात है कि वो रीजन सुप्रीम नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां राष्ट्र का भला हो सकता है। वही मैंने एग्जांपल दिया कि मिसाइल मैन को क्या पड़ी थी कि उन्होंने अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस की और राष्ट्र के लिए एक मिसाइल बना के दे दी। तो जब इस तरह के लोग होंगे, जब इस तरह की आइडियोलॉजीज होंगी, इस तरह का थॉट प्रोसेस होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ लोगों के ज्यादातर चीजें हैं कि वो लड़ते हैं अपने क्षुद्र हितों के लिए, अपनी किसी छोटी चीज के लिए जो कि आप किसी दूसरे माध्यम से पूरी कर सकते हैं। आप किसी से लड़ रहे हैं पैसे के नाम पर, झूठ में गरीबी के नाम पर, या किसी भी नाम पर आप लड़ रहे हैं। आप पैसा कमाने का सामर्थ्य पैदा कर लीजिए। अगर आप पैसे के नाम पर लड़ रहे हैं तो आप पैसा कमाने का सामर्थ्य पैदा करिए। आप अपने से बड़े लोगों से मदद मांगिए, वो आपको स्किल सिखा देंगे, आप पैसा कमा लेंगे। तो रादर देन अपने हितों की पूर्ति के लिए आप मर रहे हैं या आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, ये दो चीज का फर्क अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा।
जब भी आपके पर्पस हायर होंगे कि आप राष्ट्र के बारे में कुछ सोच सकते हैं, तभी आप कुछ बड़ा इनोवेट करने की सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार कुछ बड़ा ही सोचना है, लेकिन कोशिश करना है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगेन वही बात कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, वो एक जर्नी है। आप उस जर्नी में कुछ कदम आगे गए और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये चलेगा। लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, आपके बारे में तरह तरह की फप्तियां कसेंगे, आलोचना विवेचना सब होगा, लेकिन आप अपना ट्रैक कंफर्म करिए, आप अपनी लीक करिए। वो वही बात है कि जिसने पहली बार इनोवेशन किया है उसका मजाक उड़ा होगा, लेकिन जिस दिन उसने एरोप्लेन बना लिया फिर लोगों ने ताली बजा ली। तो इस तरह से जीवन में चीजें काम करती हैं। मैं नहीं कहता कि आप एरोप्लेन ही बनाइए, वो एक तभी पॉसिबल है जब आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो। तो कोशिश ये होना चाहिए कि अपने क्षुद्र हितों को बड़ा बना के आप ना लड़ें, सार्वजनिक हित के लिए देखें, किसी बड़े प्लेथोरा या पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें। और कुछ जो भी बड़े से मतलब नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा खोज लेना है, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि कुछ हम नया फाइंड आउट करें, कुछ नया इनोवेट करें, और इस सोसाइटी को, इस नेशन को जो भी आप बेटर दे करके जा सकते हैं वो दे करके जाएं। जीवन में सिर्फ इतना पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे आपको भागना है। आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी मेरा बेटरमेंट है वो मैं दे करके जाऊंगा। बस आप इतना टारगेट रखिए। चीजें आसपास अच्छी हो तो ठीक, बिगड़ जाए तो ठीक, अपने हिस्से का आपको 100% देना है। इनोवेशन पर ब्रेन रखना है और ये देखना है कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी जीवन में चीजें आएंगी जाएंगी, लोगों के साथ कुछ अच्छे संबंध बनेंगे, खराब होंगे, जैसा कि मैंने कहा दोस्त आएंगे छूटेंगे, सब कुछ होगा, ये प्रोसेस लाइफ का चलता रहेगा। तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम नए पर्सपेक्टिव्स देते रहें, विजडम बेस्ड नॉलेज देते रहें, और ये कोशिश करते रहें कि जितना बेहतर ढंग से आप सोच सकते हैं, जीवन के जितने नए आयामों को आप देख सकते हैं, उससे हम आपको रूबरू कराते रहें। थैंक यू।